रिबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 21। कुछ देर के बाद मन्नत वापस अंदर आकर बैठ गई। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। बार बार उसके कानों में चिट्ठी के शब्द गूंज रहे थे। उसने खुद से कहा, राघव जोशी, क्यों तुम हमारी लाइफ में बार बार आ रहे हो? सालों पहले तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी हमारे डेविल ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर हमने उन्हें अपनी कसम ना दी होती तो शायद आज तुम जिंदा ना होते, और अगर तुम जिंदा ना होते सब कुछ सही होता। पता नहीं हमने क्यों उन्हें अपनी कसम दी थी। पर अब नहीं, अब तुम्हें मौत को गले लगाना ही होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी नज़र हम पर नहीं बल्कि हमारे परिवार पर है। हम तुम्हें हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं। कहते हुए मन्नत चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने अथर्व का नंबर डायल करने की जगह पर इस बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया। वो जानती थी कि अगर ये बात उस तक पहुंची है तो अथर्व को भी इस बारे में कुछ ना कुछ खबर मिल ही गई होगी, और उसे अथर्व और अबीर पर पूरा भरोसा था, और अब तो अस्तित्व भी था उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर उसे घबराने की या डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ कॉलेज में अमानत इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी और लंच कर रही थी। अस्तित्व, वेदांत और सौरभ आज कैंटीन में नहीं आए थे, जिसकी वजह से सुमन का चेहरा लटका हुआ था। उसने कह तो दिया था कि अब वो वेदांत को दोस्त मानेगी, पर क्या इतनी जल्दी उसकी फीलिंग्स मिटने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। उसने डिसाइड किया था कि वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएगी ताकि वेदांत के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स जाग जाए और वेदांत भी उसे एक्सेप्ट कर ले। पर अब जब वेदांत आया ही नहीं था तो उसका चेहरा लटका हुआ था। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, अपने लंगूर को कॉल करके पूछना कि वो कहाँ है। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, पूछ लेना कॉल करके। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तू कॉल करके पूछ ले, तेरे पास भी तो तेरे वाले का नंबर है तो तू उससे ही पूछ ले। मुझे किसी को कॉल नहीं करना है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उससे घूरते हुए कहा, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, और रही मेरी बात तो मैंने कल ही कहा है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं। तो दोस्त हर बार इस तरह से कॉल करके परेशान नहीं करते, पर गर्लफ्रेंड को पूरा हक होता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को परेशान कर सके। इसलिए जल्दी से अपने लंगूर को कॉल कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि तेरा लंगूर तेरी सौतन के साथ बाहर लंच के लिया गया हो। सुमन की बात सुनकर अमानत के हाथ खाते खाते रुक गए और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अस्तित्व का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद अस्तित्व ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। अस्तित्व की आवाज भारी थी। अमानत ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ पर हो? तुम लंच करने के लिए कैंटीन में क्यों नहीं आए? हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। ये देखकर अमानत ने कहा, हमने कुछ पूछा है क्या? तुम लंच करने के लिए किसी के साथ बाहर गए हो? अमानत की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। उसे ऑफिस से एक जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से वो क्लास छोड़कर अपने दोनों दोस्तों के साथ ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए निकल गया था। पर अमानत की बात सुनकर वो समझ गया कि अमानत के दिमाग में ये चल रहा है कि वो सूजी के साथ लंच करने के लिए बाहर गया होगा। अस्तित्व ने धीरे से कहा, हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर लंच के लिए आया हूँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अमानत ने गुस्से से कहा, फ्रेंड मतलब कौन? बताओ, नाम बताओ हमें, कितने फ्रेंड है ये बताओ, और कहाँ गए हो ये भी बताओ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने फ्रेंड है से क्या मतलब है? मेरे तो 3 ही फ्रेंड है, एक सौरभ, एक वेदांत और एक सूजी। हम चारों ही लंच के लिए बाहर आए हैं। अमानत ने गुस्से से कहा, मतलब तुम उस चुड़ैल के साथ लंच पर बाहर गए हो? हमने तुमसे कहा था ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम किसी लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए जाओ, फिर तुम क्यों गए? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को कम करते हुए कहा, अरे पर वो मेरी फ्रेंड है और मैं अकेला थोड़ी उसके साथ गया हूँ, हम तीनों भी तो है। कॉल स्पीकर पर था, जिस वजह से सुमन ने भी उसकी बात सुन ली। उसने गुस्से से कहा, ये तो अपनी अमानत के पीछे पागल है, पर मेरा वाला अगर उस चुड़ैल के प्यार में फंस गया तो? वैसे भी चुड़ैल काफी ज्यादा मेकअप करती हो और दिखने में तो हॉट है वो। अगर सच में उसने मेरे वाले को फंसा लिया तो मैं क्या करूंगी? सुमन के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। अस्तित्व ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इस वक्त हमें जरूरी डिस्कशन करनी है। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया।
उसके कॉल कट करते ही अमानत ने गुस्से से मोबाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा, इस लंगूर को हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझता क्या है खुद को। हमारी बात को किस तरह से इग्नोर कर रहा है। लगता है कि इसे पता नहीं है कि हम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। अमानत की बात सुनकर सुमन ने रोने जैसी आवाज में कहा, अमानत तू तो ठीक है क्योंकि तेरा वाला तेरे पीछे पागल है, पर मेरा वाला वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं और कल फिर मैंने उसे कहा था कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी। ये भी कह दिया था कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं तो अब शायद वो मुझे दोस्त समझ ले और अगर वो अपनी दोस्त के प्यार में पड़ गया तो मैं क्या करूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे पहली बार प्यार हुआ है। मैं अपनी पहली मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दे सकती। अमानत कुछ कर वरना तेरी दोस्त कॉलेज की छत से कूदकर जान दे देगी। मैं सच कह रही हूं, मैं जान दे दूंगी। नहीं, मैं क्यों जान दूंगी। मैं उस सूजी की जान ले लूंगी। मैं अपने वाले को अपना बनाकर ही रहूंगी। अमानत मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। सुमन की बात सुनकर अमानत ने इरिटेट होते हुए कहा, सुमन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। किस तरह की बकवास कर रही हो तुम। हमारा दिमाग ऑलरेडी ये सोच सोच कर खराब हो रहा है कि हमारा लंगूर उस चुड़ैल के साथ लंच पर गया है और तुम हमसे ऐसे मदद मांग रही हो जैसे हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते ना तो सबसे पहले हम सूजी नाम की प्रॉब्लम को रास्ते से हटाते। समझ में आया तुम्हें। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या करूं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब कुछ उस सूजी डायन की वजह से हुआ। तूने देखे हैं उसके कपड़े, कैसे कपड़े पहनती है वो। पक्का लड़कों को सेड्यूस करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम करती है। तुम्हारा वाला तुम्हारे पीछे पागल है पर मेरा वाला तो मेरी तरफ देखता नहीं है। मुझे पक्का यकीन है वो मेरे वाले को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर मेरा वेदांत उसके प्यार में पड़ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तो फांसी लगाकर अपनी जान ले लूंगी। पर पहले उन दोनों का खून कर दूंगी क्योंकि उसे मेरी तरफ देखने के अलावा मैंने किसी और को देखने की इजाजत नहीं दी है। भले ही मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे दोस्त की नज़र से देखती हूं पर मेरा दिल जानता है कि मैं उसे दोस्त की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखती हूं। मेरी नज़र उस पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे हर पल हर वक्त सिर्फ गंदी नज़रों से देख सकती हूं और उसे गंदी नज़रों से देखने का हक भी सिर्फ मुझे ही है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है, लंच कंप्लीट करो। हमारा अब मन नहीं कर रहा इसलिए हम घर जा रहे हैं। हम अब कोई और लेक्चर नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलती हूँ क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी घर चली गई तो मेरी माँ मुझसे 1000 सवाल पूछेगी। मुझसे ये पूछेगी मैं लेक्चर छोड़कर क्यों आ गई और फिर मुझे अपनी माँ को एक्सप्लेनेशन देना होगा। उन्हें एक्सप्लेनेशन देते देते मैं पागल हो जाऊंगी और मेरा पागल होने का कोई मूड नहीं है इसलिए मैं तेरे घर ही आऊंगी। सुमन की लंबी चौड़ी स्पीच को सुनकर अमानत ने कहा, ठीक है, तुम नॉर्मल तरीके से भी कह सकती थी कि तुम हमारे साथ हमारे घर आ रही हो। इसमें इतना कुछ बताने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी बकवासों को सुनकर सच में सर दर्द करने लगा है। तुम कितना ज्यादा बोलती हो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जब तेरे दिल में दर्द होगा ना तो तुझे समझ आएगा कि कैसे अपने मुंह से अपने आप बकवास निकलने लगती है। मेरे दिल में इस वक्त हद से ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए मेरे मुंह से इस तरह की बकवास निकल रही है। खैर तू नहीं समझेगी, तुझे इतना प्यार करने वाला अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है पर तुझे उसकी कदर नहीं है और मुझे कोई प्यार करता नहीं है इसलिए मुझे कदर है कि प्यार कितना जरूरी होता है। तुझे भी जल्द ही अपने प्यार की कदर हो जाएगी और तू अपने लंगूर को संभाल कर रखेगी ताकि कोई चुड़ैल तेरे लंगूर को तुझसे चुरा ना सके। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, मुझे उसकी बहुत कदर है और मैं भी उसे संभाल कर ही रखती हूँ, पर हाँ मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं उसे पकड़ कर रखूँ। ये भी नहीं कर सकती कि मैं उसे बांध कर रख लूँ। अगर मैं उसे बांध कर रखूंगी तो भी वो वहां से चला जाएगा। अमानत और सुमन दोनों बकवास करते करते राठौर मैंशन के लिए निकल गई। आखिर में वो दोनों शाम तक राठौर मैंशन पहुंच गई। राठौर मैंशन पहुंचते ही सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, चलना आंटी से कोई सॉल्यूशन मांगते हैं। वैसे भी अंकल आंटी की लव स्टोरी काफी अमेजिंग थी। आंटी जरूर हमें कोई सॉल्यूशन दे देंगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा तो कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाली, उल्टा तुझे और मुझे सुनाएंगी कि हम उन्हें बांध कर नहीं रख सकते ऐसे वैसे। अब चुपचाप चल रूम में। कहते हुए वो दोनों लिविंग रूम में आ गई जहां पर कोई भी नहीं था।
अमानत ने सर्वेंट से पूछा तो उसे पता चला कि मन्नत अपने रूम में है। अमानत और सुमन सीधा ऊपर मन्नत के रूम में आ गई। उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाजा खुला उनका ध्यान मन्नत पर चला गया जो कि बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आ रही थी। मन्नत को इस हालत में देखकर अमानत दौड़ते हुए मन्नत के पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा? अमानत की आवाज सुनकर मन्नत जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अमानत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आप ठीक तो हो ना अमानत? कहते हुए मन्नत अपने आप को शांत करने लगी। अमानत ने घबराते हुए कहा, मम्मा हम तो ठीक है पर आपको क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना हमें। कहते हुए अमानत की आंखों में भी आंसू आ गए। मन्नत ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, जल्दी से आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आपके रूम में आती हूँ। मन्नत के समझाने के बाद अमानत चुपचाप वहां से चली गई पर अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर उसकी मम्मा को हुआ क्या है जो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बचपन से लेकर आज तक उसने देखा था कि अथर्व कभी भी मन्नत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता था। अथर्व मन्नत से बहुत प्यार करता था। वो कभी मन्नत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वही अमानत के जाते ही मन्नत ने अपने मोबाइल पर आए हुए वीडियो को देखा जहां पर अमानत मुस्कुराते हो यहां से वहां घूम रही थी। ये वीडियो उसे किसी अननोन नंबर से आया था जिसके नीचे मैसेज लिखा हुआ था कि तुम नहीं पर तुम्हारी बेटी अब मेरा शिकार है, जाने मन तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बनाकर अपने सारे हिसाब को चुकता करूंगा। इस मैसेज को पढ़कर मन्नत समझ गई थी कि ये सब कुछ राघव ने किया है और अब अमानत के साथ वो ये सब कुछ करना चाहता है। उसने अथर्व का नंबर डायल करने की बहुत कोशिश की थी पर अथर्व ने आखिर तक उसका कॉल नहीं उठाया था, जिस वजह से उसे घबराहट हो रही थी। वो अमानत को अभी कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे अमानत अपने रूम में आती हुई नजर आई। मन्नत ने खुद से कहा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे अमानत, कुछ भी नहीं। रात का वक्त, सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले ही अथर्व आया था। मन्नत के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि मन्नत को भी राघव ने कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा और उसने इस बारे में पता भी लगा लिया था, पर इस वक्त उसने कुछ भी बोलना बेहतर नहीं समझा। अमानत अपने घर के तीनों लोगों के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि कोई ना कोई तो बात है जो तीनों को परेशान कर रही है। अमानत ने तीनों से पूछा पर तीनों ने कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से अमानत मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। उसे इस तरह से चुपचाप अपना डिनर करते हुए देखकर अथर्व ने कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं क्यों बताऊं? जब आप लोग मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो फिर मुझे भी नहीं बताना है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, बच्चों को सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताई जाती। अबीर की बात सुनकर अमानत ने उससे घूरते हुए कहा, भाई हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। आप हमें बच्चा नहीं कह सकते इस तरह से, अगर आप हमें बच्चा कहोगे ना तो सच में हम हमारी फेवरेट चीज मांगते रहेंगे, चॉकलेट कैंडी सब कुछ। अगर आप हमें बच्चा कह ही रहे हो तो ये सब कुछ साथ में रखा करो। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है और रही बात प्रॉब्लम की तो उसे सुझाने के लिए हम हैं। आपको प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये उम्र आपकी एंजॉय करने की है तो आप एंजॉय कीजिए। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तो डैडी मैंने कब कहा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ? पर इतना तो हक है ना कि जान सके कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर हम आपकी प्रिंसेस हैं। माना कि आप सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं पर हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने प्यार से कहा, अमानत प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बच्चा। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो ठीक है, पर अगली बार से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब लोग हमसे शेयर करेंगे, इस तरह से छुपाएंगे नहीं। हमें बच्चों वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे हम दूध पीते बच्चे हैं जिसके हाथ में कोई दूध की बोतल दे देगा और वो दूध की बोतल अपने मुंह में लेकर दूध पीने लगेगा। अमानत की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। वही अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, वैसे सच में तुम छोटी बच्ची ही हो, अगर अभी मैं तुम्हें चॉकलेट लाकर दूं तो चॉकलेट पर टूट पड़ोगी। वहीं अगर बड़े इंसान वाली अगर कोई चीज तुम्हें लाकर दी जाए तो तुम वो चीज नहीं खाने वाली हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, तो क्या हुआ?
जो पसंद है हम वही खाएंगे। जरूरी तो नहीं कि बड़ा होने के बाद बचपन वाली चीज को कोई इंसान भूल जाए। हमें हमारी बचपन की चीज पसंद आती है तो हम वही खाएंगे ना भाई। आपको सड़ी हुई कड़वी करेली जैसी चीज पसंद आती है तो आप ही खाओगे। हर किसी के टेस्ट को हम अपनी पसंद से चेंज नहीं कर सकते। जिसको जो पसंद आता है वो वही खाता है। क्यों डैडी? अथर्व ने बस अपना सर हिला दिया। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे अपनी गलती को जस्टिफाई इसी तरह से करते हैं। वैसे सच में तुम अभी भी बच्ची हो, हाइट से भी और दिमाग से भी, बस उम्र से बड़ी हो। अपनी हाइट का मजाक उड़ाते हुए देखकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी देखो ना भाई, हमारी हाइट का मजाक बना रहे हैं। अगर हम ज्यादा लंबे नहीं हैं तो क्या हुआ? हम 5 फीट 2 इंच के हैं तो भाई हमें छोटा कैसे कह सकते हैं डैडी? आप भाई को समझा दो कि वो हमें छोटा ना कहे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर छोटी बच्ची को छोटा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अथर्व और मन्नत चुपचाप अपने बच्चों की लड़ाई को देख रहे थे। वो दोनों कभी भी उनकी लड़ाई के बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे। आखिर में डिनर होने के बाद सब लोग गार्डन में घूम रहे थे। अमानत गार्डन में खरगोश के साथ खेल रही थी। मन्नत भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अथर्व मन्नत के पास खड़ा था। उसने मन्नत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मन्नत मुझे बताइए क्या हुआ? मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना कि क्या हुआ, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस इंसान का कुछ कीजिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के बारे में घटिया बातें सोचने की? पहले हमारे बारे में और अब हमारी प्रिंसेस के बारे में। अगर उसने दोबारा हमारी प्रिंसेस के ऊपर गंदी नजर डाली ना तो हम खुद उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस वक्त मन्नत की आंखें बेहद गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे इस वक्त ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि ये जानने के बाद भी कि अमानत उसकी बेटी की उम्र की है, राघव किस तरह से अमानत पर गंदी नजर डाल सकता है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपने गुस्से को शांत करके अब मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि वो मेरी प्रिंसेस पर गंदी नजर डालेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मन्नत। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मैंने पहले ही सोच लिया है। उसे इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी कि मौत भी उसकी मौत को देखकर कांप जाएगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसकी तरफ देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, हम जानते हैं डेविल की इस वक्त आप भी परेशान है, पर हम आपसे ज्यादा परेशान हैं। हमें ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि हमारी वजह से वो इंसान हमारी अमानत पर बुरी नजर डाल रहा है। हम हमारी अमानत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम हमारी अमानत को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अमानत खुलकर जी सके, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंदिश के। उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो, सिर्फ खुशियां डेविल। मन्नत की बात पर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होगी, सिर्फ खुशियां। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मन्नत। अथर्व की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जा चुके थे। अमानत भी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी भी अस्तित्व से नाराज थी क्योंकि अस्तित्व एक तो उसकी सौतन उसकी दुश्मन के साथ लंच पर चला गया था और बाद में उसने उसको कॉल भी नहीं किया था। वो बेड पर पैर पटकते हुए उसके कॉल का इंतजार कर रही थी, पर 12 बजे बज गए पर अस्तित्व का कॉल नहीं आया। ये देखकर अमानत ने गुस्से से अपने मोबाइल को साइड में पटकते हुए कहा, ठीक है, अब अगर तुम कॉल करोगे ना तो हम कॉल नहीं उठाएंगे। देखना अगर हमने भी तुम्हें इग्नोर ना किया तो हमारा नाम भी अमानत राठौर नहीं। कहते हुए अमानत ऊपर से नीचे तक खुद को कंबल से ढक कर लेट गई। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में लेटा है। ये सोचकर वो घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसके बगल में अस्तित्व लेटकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अस्तित्व को देखकर अमानत जल्दी से उससे लिपट गई क्योंकि सच में उसने सोच लिया था कि उसके बगल में भूत है और वो चिल्लाने ही वाली थी, पर अस्तित्व को देखकर वो कितना रिलैक्स हो गई थी ये सिर्फ वही जानती थी। अस्तित्व ने जैसे ही देखा कि अमानत किस तरह से उससे लिपट गई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दबाकर मारना चाहती हो क्या? वैसे सच में तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। तुम्हारे इस तरह से लिपटने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्तित्व की बात सुनते ही अमानत, जो कि उससे लिपटी हुई थी और खुद को शांत कर रही थी, उसने गुस्से से अस्तित्व के सीने पर मुंह के मारते हुए कहा, लंगूर कहीं के, तुमने हमें डरा दिया। तुम चाहते क्या थे कि हम तुम्हारे डराने की वजह से हार्ट अटैक से मर जाए और तुम अपनी चुड़ैल के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहो और हम कुछ ना कर सके? पर तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे?
बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मर गए ना तो भूत बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, तुम चाहकर भी किसी चुड़ैल को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करके उसकी तरफ देख रहा था। उसने अमानत के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इतना गुस्सा? छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा नहीं करते वरना इंसान गुस्से की वजह से पागल हो जाता है। तुम तो पहले से ही पागल हो। सोचो कि अगर और ज्यादा पागल हो गई तो फिर हम तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, क्या कहा तुमने? कहते हुए उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम एक तो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलकर किसी चुड़ैल के साथ लंच पर जाते हो और फिर अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल कट करते हो, फिर उसे कॉल बैक भी नहीं करते और अभी यहाँ पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चुड़ैल बोल रहे हो, पागल बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे बुरा बॉयफ्रेंड हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, हम दूसरा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगे अपने लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढने दूंगा। आखिर मेरे पास इतनी प्यारी, इतनी इडियट गर्लफ्रेंड है, मैं उसे किसी और के पास कैसे जाने दूंगा? और रही बात लंच की, तो मैं लंच पर नहीं गया था, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी मॉम की कसम खाकर कहता हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से ही करता हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। अमानत ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि ये जानकर कि मैं किसी और के साथ लंच पर गया हूं तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें जलन होती है या फिर नहीं। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। बस इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हमें क्यों जलन नहीं होगी? हमें बिल्कुल जलन होगी, हम जल जल कर कोयला बन गए थे। तुम्हें पता है हमारा दिल कर रहा था कि हम अभी के अभी तुम जहां हो वहां पर आकर तुम्हारी अच्छे से पिटाई करें, तुम्हारे बालों को पकड़ पकड़ कर तुम्हें पीटे, पर हमने खुद को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम्हें जलन होती है। मुझे तो लगा था कि लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड से कहा, हम अमानत राठौर हैं, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो महसूस करते हैं वही कहते हैं और हमें सच में जलन होती है और हम इस जलन को कभी कम नहीं होने देंगे। जो हमारा है वो बस हमारा है। हमारी चीज अगर किसी और के पास जाएगी और अगर कोई और हमारी चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करेगा तो हम उसे कैसे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें बहुत ज्यादा जलन होती है मुझे किसी और के साथ देखकर। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यही सच है, हमें बहुत ज्यादा जलन होती है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। हम तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ हमें वो सूजी चुड़ैल है कौन जो तुम्हारे आसपास भटकती रहती है? जब उसे पता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसे तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ना, पर नहीं, उसे तुमसे ही चिपकना है। चाहती क्या है वो कि हम अपने हाथों से उसका खून कर दे। हम सच कह रहे हैं, हम सच में उसका खून कर देंगे और तुम चाह कर भी हमें नहीं रोक पाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, ठीक है, दुश्मनों की बातें बहुत हो गई, लड़ाई भी बहुत हो गई। अब जब मैं तुम्हारे रूम में आ गया हूं वो भी इस तरह से छुपते छुपाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ और करना चाहिए? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे छोटी आंखों से देखते हुए कहा, क्या करना चाहिए हमें? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें थोड़ा सा रोमांस कर लेना चाहिए। कहते हुए अस्तित्व अमानत के होठों पर अपने अंगूठा फिराने लगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर घूर कर देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि हम तुमसे नाराज हैं। भले ही तुम लंच के लिए नहीं गए थे पर तुमने झूठ बोलकर हमारे छोटे से दिल को दुखाया था और हमारा छोटा था दिल अब भी दर्द कर रहा है, इसलिए हम तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करने वाले। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी स्वीटहार्ट, मैं नहीं जाने वाला। जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सा जरूरी काम कंप्लीट करना है तुम्हें? अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बता दूं।
अमानत ने कहा, तो बताने के लिए तो कह रहे हैं हम, बताओ जल्दी से। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देखा और अमानत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, रोमांस, यही तो काम कंप्लीट करना है मुझे, वैसे भी इतनी दूर मैं तुम्हें मनाने के लिए थोड़ी आऊंगा। अगर मुझे तुम्हें मनाने के लिए आना होता तो फिर मैं सुबह आता या फिर कॉल पर मना लेता। इस तरह से अगर रात को मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी बालकनी से चढ़कर तुम्हारे रूम में आया हूं तो इसका यही मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे मत देखो। मुझे पता है कि तुम पहले से मेरे प्यार में पड़ चुकी हो, अगर ऐसे देखोगी तो मेरी दीवानी बन जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दीवानी बनकर पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। अमानत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो हमें, कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ूंगा तुम्हें? मैं तो यहाँ पर सिर्फ रोमांस करने के लिए आया हूँ, अब जब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो मुझे करना होगा ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, देखो लंगूर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर हमने हमारे डैडी को बुला लिया ना तो हमारे डैडी तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तुम जानते नहीं कि हमारे डैडी कितने खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि मेरे ससुर जी भी है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, पहले ससुर जी से मिलकर आता हूँ, बाद में रोमांस करता हूँ। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठने लगा। अमानत ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से उसके पेट पर आकर बैठ गई। उसने गुस्से से अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हें एक नंबर के बेशर्म हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए बेशर्म बनना तो जरूरी था। अब मुझे बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की अगर सामने होगी तो उसके लिए बेशर्म नहीं बनूंगा तो फिर क्या करूंगा? अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम सच में बहुत 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 ज्यादा बुरे हो, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। छोड़ो हमें, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, छोड़ो, जाओ, दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है तो जाओ ढूंढने के लिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज हो? अमानत ने गुस्से से कहा, क्यों, हम क्यों नाराज होंगे? तुम किसी के साथ भी जाओ डिनर करने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए अमानत उससे घूरने लगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, खाना खाने के लिए गए थे ना, अगर तुम्हें किसी के साथ जाना ही था तो हमें चलने के लिए कहते। पर नहीं, तुम उस लड़की के साथ गए जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी किसी और के साथ घूमते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से पलटकर उसे अपने नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, कितना गुस्सा करती हो, पर सच में गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके गाल भी गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, बकवास बंद करो, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी शर्म को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। अस्तित्व ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। वैसे ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही थी, बताओ? अमानत ने गुस्से से कहा, हाँ, हो रही थी जलन, और हमें जलन होती है क्योंकि तुम हमारे हो, और जो हमारा होता है उसे लेकर हमें हमेशा जलन होती रहती है और हमेशा होती रहेगी। अस्तित्व अमानत की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे पता ही नहीं था। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, कल हम भी जाएंगे कॉलेज के किसी हैंडसम से लड़के के साथ लंच पर, तब देखते हैं कि तुम्हें कैसा लगता है। अमानत ने जैसे ही ये कहा अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, डोंट यू डेयर, और सबसे पहली बात, मैं उसके साथ लंच पर नहीं गया था, मैंने बस तुम्हें झूठ कहा था। मैंने बस मजाक किया था, मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए इनसिक्योर होती हो या नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। क्योंकि अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है ना तो उसे किसी और के साथ देखकर हमें जलन होती है, वरना अगर वो इंसान हमारे लिए मैटर नहीं करता ना तो वो चाहे किसी के साथ भी घूमे, किसी के साथ भी खाए, किसी के साथ भी पिए, कभी हमसे बात भी ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें फर्क पड़ता है, इसका ये मतलब है कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, वही तो सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हमने, हमें तुमसे प्यार क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ?
तुम किसी काम के नहीं हो, दूसरी लड़कियों के साथ लंच पर जाते हो, दूसरी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हो तो उनके साथ ही रहा करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अमानत को गुस्सा होते हुए देखकर अस्तित्व ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कितना गुस्सा करती हो तुम सिली गर्ल, कितना गुस्सा। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी मॉम की कसम खाकर कहता हूं, कल मैं उसके साथ लंच पर नहीं गया था, इनफैक्ट हम लंच पर गए ही नहीं थे। मुझे एक जरूरी काम आ गया था और मैं वही काम करने के लिए गया था। तुम चाहो तो वेदांत और सौरभ दोनों से पूछ सकती हो, मैं कभी भी अपनी मॉम की झूठी कसम नहीं खाता। मैं उनकी कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं सच में लंच पर नहीं गया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तो तुम ये सब कुछ हमें परेशान करने के लिए कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में बहुत 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 ज्यादा बुरे हो, इतने बुरे इंसान हो तुम, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। अस्तित्व ने प्यार से कहा, अमानत मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा मत करो ना, मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हें जलन होती या नहीं। और तुमने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें जलन होती है, तो अगली बार से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अब गुस्सा छोड़ो ना, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो काम करने दो। अस्तित्व ने इतना कहा ही था कि अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर अस्तित्व को धक्का दे दिया। वो दोनों इस वक्त बेड के कोने पर थे, जिस वजह से अमानत के धक्का देते ही अस्तित्व सीधे पीठ के बल फ्लो पर गिर गया। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अमानत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए कहा, तुम यही डिजर्व करते हो, हमें परेशान करना चाहते थे, जानबूझकर हमसे झूठ कहा, जानबूझकर हमारे साथ ये सब कुछ किया, और तुम्हें लगता है कि हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। अमानत राठौर बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी मिस्टर अस्तित्व शेखावत। गलती की है तो गलती की पनिशमेंट भी मिलेगी, और रही बात रोमांस की, वो तो हम तुम्हें अपने साथ बिल्कुल नहीं करने देंगे। दफा हो जाओ यहां से, जैसे आए थे वैसे ही। अस्तित्व ने नीचे पड़े हुए दर्द भरी आवाज में कहा, कितनी बेरहम हो तुम जालिम औरत। अमानत ने जैसे अपने लिए औरत सुना, उसकी आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल वो अस्तित्व के ऊपर कूद गई। अमानत के कूदने से अस्तित्व के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, हम सिर्फ 18 साल के हैं, 18 साल में कोई औरत नहीं बन जाती। तुमने हमें औरत कैसे कहा, कैसे कहा बताओ? कहते हुए अमानत जोर जोर से उसके बालों को खींचने लगी। अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अमानत छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना अगर मेरे बाल झड़ गए तो हमारे बच्चे मुझे टकला कहेंगे और हमारे बच्चे भी गंजे पैदा होंगे, इसलिए छोड़ो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें औरत कहने की? वो है औरत, वो तुम्हारी सूजी, उसको तो हम सूजी की तरह तलकर खा जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, सूजी को तलकर नहीं खाते बल्कि बनाकर खाते हैं, हलवा बनाकर। अमानत ने गुस्से से कहा, जो भी खाते हैं हम वैसे खा जाएंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही तुम इतनी मोटी हो, उसे खाने के बाद तुम और भी ज्यादा मोटी हो जाओगी। अमानत जो कि उसके बालों को गुस्से से खींच रही थी, खुद के लिए मोटी सुनकर उसने गुस्से से कहा, ठीक है, हम मोटी है, हम हाथी है, जो भी है जैसे भी है हम खुश हैं। हमारे डैडी का खाते हैं, तुम्हारा नहीं खाते, इसलिए अब हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आना और हमसे कभी मत मिलना। जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे कोई नहीं हो, हम तुमसे गुस्सा क्यों होंगे? हम सिर्फ हमारे अपनों से गुस्सा होते हैं। अस्तित्व जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से अमानत को अपनी बाहों में भरकर हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, गुस्सा मत करो ना, यू नो वॉट, जब गुस्सा करती हो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और रही बात मोटी की, तो मुझे मेरी ये मोटू बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अमानत ने गुस्से से कहा, हम मोटू नहीं है, हम थोड़े से चबी है, खाते पीते घर के हैं, अब तुम्हारी सूजी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह तो नहीं है हम, और हमें सूखी लकड़ी बनना भी नहीं है बीमारों की तरह, ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता हड्डियों का ढांचा चल रहा हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए तो मैंने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया, मुझे तो तुम ही पसंद थी, क्यूटी पाए। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर बेड पर बैठ गया। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो ना, हमें क्यों जबरदस्ती पकड़ रहे हो? हमें तुम्हारा इस तरह से पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यार से कहा, पर क्यों? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, इतनी खूबसूरत कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी आरजू हो, मेरी ख्वाहिश हो, मेरा सब कुछ हो। अमानत अस्तित्व की बात सुनकर घूर घूर कर उसे देख रही थी। अस्तित्व ने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, अभी भी नाराज हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तुम हमारे कुछ नहीं लगते तो हम तुमसे नाराज क्यों रहेंगे? हम नहीं रहने वाले तुमसे नाराज, छोड़ो ना, अब हमें परेशान करना बंद करो। हमें गुस्सा आ रहा है। अस्तित्व ने हल्के से उसके गालों को बाइट करते हुए कहा, पर मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। वैसे मुझे बताओ, तुम्हारी पीरियड्स डेट क्या है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम्हारी भी पीरियड्स डेट हमसे मैच हो रही है? अस्तित्व ने अमानत को देखकर उसके सर पर मारते हुए कहा, इडियट लड़की, मैं लड़का हूं, मुझे पीरियड्स नहीं होते। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। क्या तुम भूल गई हमारे बीच की उस हसीन रात को? मैं हमारे बीच बीती हुई उस हसीन रात को कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा कि तुम भूल गई, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, प्रेग्नेंट और हम? अस्तित्व ने अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, कौन प्रेग्नेंट होगा? तुम ही होगी ना। तुम भूल गई हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। याद करो, हमने बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं किया था। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया था। उस नशीली रात में तुम और मैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पड़े थे। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ किया था, क्योंकि मेरा रेप तुमने किया था। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो अपने नाखून चबाने लगी। उसकी हार्टबीट तेज हो चुकी थी और घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। तुम फिर से हमें फंसा रहे हो। हम तुम्हारी बातों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। हमने कुछ नहीं किया था। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने झटके से पलटकर अमानत को अपनी तरफ करके मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने कुछ नहीं किया। भूल गई तुम मेरे निशानों को। भूल गई तुम मेरे चेहरे को। भूल गई तुम मेरी तकलीफ को। तुम कैसे सब कुछ भूल सकती हो? इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, जस्ट बिकॉज अब मेरे पास सबूत नहीं है। पर सच यही है कि तुमने ही मेरा रेप किया था। तुमने ही मेरी इज्जत को लूट लिया था, लूट लिया था, लूट लिया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं किया था और जो कुछ भी हुआ था वो नशे में हुआ था। उसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की गलती थी। तुम इस तरह से सारी गलती हम पर नहीं डाल सकते। हम इस फालतू की इल्जाम को अपने ऊपर नहीं लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, कांट बिलीव। ये लड़कियां इस तरह से हमेशा अपनी गलतियों को किसी और पर डाल देती है। गलती तुम्हारी थी और तुमने मेरा रेप किया था। तुमने ही नशा किया था। मैंने तो तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा। सच में तुम बहुत बहुत ज्यादा बुरी हो, बहुत ज्यादा बुरी। मुझे अपनी सासू माँ और अपने ससुर जी को सच बताना होगा। बताना होगा कि उनकी बेटी कैसी हरकतें करती है। बताना होगा कि उनकी बेटी ने कैसे मेरी इज्जत को मुझसे छीन लिया। बताना होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। बताना होगा कि कैसे अब मैं संस्कारी से बेशर्म बन गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से पहले मैं एक संस्कारी बालक था जिसकी जिंदगी में कोई भी कन्या नहीं थी। पर तुमने आकर सब कुछ भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ भ्रष्ट। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। हमने कुछ भी नहीं किया था। तुम बेफिकुल में हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हम तुम्हारे बेफिजूल के इल्जामों को खारिज करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, जब तुम्हारी कोख में हमारी निशानी आ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कुछ किया था या नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। वो खुद छोटी सी बच्ची थी और वो बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बुरे हो। तुम हमेशा हमें परेशान करते हो।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अच्छा तो मैं बुरा हूं, पर मैंने बुरा होने जैसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम मुझे बुरा कह रही हो। जरा बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे बुरा कह रही हो। अस्तित्व की बात पर अमानत ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस हमारा दिमाग खराब किया और तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हम तुम्हारे जैसे हटे कट्टे आदमी के साथ कुछ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का दिमाग चकरा रहा था, ये सोच सोच कर कि अगर सच में वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। बेचारी की हालत खराब हो गई थी, उसका चेहरा लगभग रोने जैसा हो गया था। अस्तित्व ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं। मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ जल्दी से नाना नानी बन जाए। हमारी औलाद बहुत जल्दी दुनिया में आ जाएगी और जब वो दुनिया में आ जाएगी तो मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब सबको पता चल ही जाएगा कि तुमने एक मासूम से, एक प्यारे से लड़के को किस तरह से बर्बाद कर दिया, किस तरह से उसका फायदा उठा लिया। अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमें परेशान कर रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। अस्तित्व ने प्यार से कहा, स्वीट हार्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच यही है और यही रहेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत लगभग रोने लगी और रोते हुए वो बेड पर बैठ गई। उसने रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हमें नहीं पता हमारे पीरियड्स कब आए थे, हमें बच्चा नहीं चाहिए। हम खुद बच्चे हैं, अभी तो हमने अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं। अभी से अगर हम मम्मी बन गए तो हमें अपने बच्चों को गोद में लेकर घूमना होगा, हमारे सपने, हमारे अरमान सब कुछ बिखर जाएंगे, सब कुछ टूट जाएगा। अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अस्तित्व की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अमानत को रोते हुए नहीं देख सकता था। वो जल्दी से उसके पास आकर प्यार से कहा, अमानत डोंट क्राई, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का रोना अचानक से बंद हो गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, रोना बंद करो, हमारे बीच में सच में कुछ नहीं हुआ था। अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इसलिए ये सब कुछ कह रहे हो ताकि हम रोना बंद कर दे। कहते हुए अमानत फिर से रोने लगी। अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। सब कुछ होने ही वाला था, पर लास्ट मोमेंट पर मैं रुक गया ये सोचकर कि भले ही तुम नशे में हो, पर मुझे सब कुछ याद है, इसलिए भले ही हमारी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, पर हमने सिर्फ एक दूसरे को किस किया था। हालांकि मैंने और तुमने हमारी बॉडी के एक दूसरे के पूरे पार्ट को देखा था। मैंने तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को छुआ भी है और किस भी किया है, पर हमारे बीच में वो नहीं हुआ जिससे बच्चे दुनिया में आते हैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे लंगूर, इतने दिनों से तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। इतने दिनों से तुम्हारी वजह से रो रहे थे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहते हुए अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसने अस्तित्व के बालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हम सोच रहे थे कि हमने गलत काम किया है। तुम्हारी वजह से हम सोच रहे थे कि हमारे मम्मा डैडी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हुए अमानत अस्तित्व के बालों को जोर जोर से खींचने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, साथ ही उसके हाथों की पकड़ भी अस्तित्व के बालों पर मजबूत थी। वो काफी जोर से उसके बालों को खींच रही थी। अस्तित्व ने झटके से अमानत को कमर से पकड़कर खुद से दूर किया और उसके हाथों को भी अपने बालों से दूर करके गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? क्या मेरे बालों को तोड़कर मुझे पागल कर दोगी? पहले से तुमने मेरे बालों को खींच कर मेरे बालों को कमजोर कर दिया और दोबारा मेरे बालों को खींच रही हो। मैं अब तुम्हें अपने बालों के साथ मजाक नहीं करने दूंगा। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बालों को पूरी तरह से काट देंगे, पूरी तरह से तुम्हें टकला कर देंगे। तुम्हारे सर पर हम हथौड़े से मारेंगे, हथौड़े से, और तुम्हारा दिमाग खोल कर देखेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, हर जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हारे अलावा किसी और को मैंने अपनी लाइफ में जगह दी ही नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें छोटी हो गई।
उसने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, इतना चीप डायलॉग सिर्फ तुम मार सकते हो। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा भी है डायलॉग तो है ना, उसी से खुश हो जाओ। वैसे भी छोटी से छोटी चीजों में खुश होना सीखना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज हर किसी को नहीं मिलती। उसकी बात को इग्नोर करके अमानत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हमारी क्या हालत हो गई थी। हम कितने ज्यादा रोए थे तुम्हें पता भी है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे लगा था कि तुम अपने आप समझ जाओगी, पर तुम तो समझी ही नहीं बुद्धू लड़की। जब फर्स्ट टाइम किसी के साथ फिजिकल होते हैं तो बॉडी में पेन होता है। जब तुम्हारी बॉडी में कोई पेन ही नहीं हुआ तो तुमने कैसे मान लिया कि हमारे बीच में कुछ हुआ होगा। मैं भले ही तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम्हारी इजाजत के बिना कभी तुम्हें टच नहीं करूंगा। तुम्हारी इजाजत के बिना कभी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम ट्राई कर सकते हैं। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट यू डेयर हमारे पास आने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, इसका मतलब मेरी जान लेना चाहती हो तुम जानलेवा चुड़ैल। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुड़ैल कहने की, समझते क्या हो तुम खुद को। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं खुद को तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप सब कुछ समझता हूं मेरी जान। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अस्तित्व ने उसे अपने पास खींचकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, यू नो वॉट, जब भी तुम इस तरह से शर्माती हो ना तो कयामत लगती हो कयामत। तुम एक दिन मेरे मरने की वजह बनोगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने घबराते हुए कहा, वॉट, कैसी बकवास कर रहे हो तुम। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मतलब तुम्हारे ये गुलाबी गाल देखकर मैं पागल हो जाता हूं, और इस पागलपन में मैं जरूर तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, और जब ये बात मेरे ससुर जी को पता चलेगी तो ससुर जी मुझे मार डालेंगे ना, इसका मतलब मेरी मौत की वजह तुम बनोगी। अस्तित्व की बकवास सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर बकवास हो गई हो तो तुम यहां से दफा हो सकते हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, ठीक है, जब तुम चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मैं रुकूंगा भी नहीं, वैसे भी बार बार जबरदस्ती में यहाँ पर आ जाता हूँ। आज के बाद से कभी तुमसे इस तरह से मिलने के लिए नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि इस तरह से मेरा तुमसे मिलने के लिए आना तुम्हें रोमांटिक लगेगा, पर तुम तो जब भी मैं आता हूँ मुझे भगाने की तैयारी में लगी रहती हो। तुम्हें रोमांस का कुछ नहीं आता और कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम सीखना ही नहीं चाहती। अब मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं जा रहा हूं किसी और के घर पर इसी तरह से बालकनी से ऊपर चढ़ने के लिए। अमानत ने जैसे ही सुना उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो। अस्तित्व ने प्यार से कहा, मेरी क्या, बताओ बताओ। अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, भाड़ में जाओ। कहते हुए अमानत जाकर बेड पर लेट गई। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को कंबल से ढक लिया। अस्तित्व ने अमानत को कंबल के साथ ही अपने सीने से लगाते हुए कहा, बताओ ना, बता क्यों नहीं रही, तुम कुछ कह रही थी। अमानत ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं कह रहे थे, चले जाओ यहां से। तुमसे बात ही नहीं करनी है हमें, बिल्कुल बात नहीं करनी है। जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते हो, जब देखो तब हमें परेशान करते रहे, तो इसलिए अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, पूरे 10 दिन तक बात नहीं करेंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो 10 दिन तक मैं फ्री, ये चुड़ैल मुझे परेशान नहीं करेगी, तो अब तो मैं फ्री हूं ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, एक काम करो ना, जिंदगी भर के लिए हमसे फ्री हो जाओ, फिर तुम्हें हमारे जैसी चुड़ैल को झेलने की जरूरत नहीं होगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व मुस्कुरा रहा था। ये देखकर अमानत को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, ठीक है तो इस चुड़ैल से दूर रहना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारा खून पी जाएगी। अमानत की बात पर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ही जैसे उस रात को पिया था। अमानत ने गुस्से से कहा, हमने तुम्हारा रेप नहीं किया था, और ये बात तुमने अभी अभी कही है, इसलिए अब दोबारा हमें परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। इतने दिनों तक तुमने एक बात को लेकर हमें कितना ज्यादा परेशान किया है, अब हम चुन चुन के बदला लेंगे। ऐसे बदला लेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, इंतजार करूंगा मेरी जान उस दिन का जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने गलती की है। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि मेरी छोटी सी चुड़ैल कैसे बदला लेती है। अमानत ने गुस्से से कहा, हम चुड़ैल नहीं है पागल आदमी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, तुम तो मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, मेरी छोटी चुड़ैल, मेरी मेंटल लड़की, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरा जुनून और मेरी तूफान भी। कहते हुए वो वहां से चला गया। अमानत ने गुस्से से कहा, और तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन। कहते हुए अमानत उठकर बैठ गए। अस्तित्व बालकनी से बाहर चला गया था। अमानत ने अपने बाल खींचते हुए कहा, तुमसे तो बात ही नहीं करेंगे, तुमने जानबूझकर हमें परेशान किया। इतने दिनों तक हमें अंधेरे में रखा कि हमने तुम्हारा फायदा उठाया है, और ये सोच सोचकर कि हमने सच में तुम्हारा फायदा उठाया है, हम परेशान होते रहे, उदास होते रहे, सोचते रहे कि हम अब वजन नहीं है। पर अब हमें पता चल गया कि सच में हम ठीक हैं। मतलब तुम बहुत बहुत बुरे हो। कहीं तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया ताकि सुपरस्टार हमें एक्सेप्ट ना कर सके। सोचते हुए अमानत की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो हम कल देखेंगे मिस्टर अस्तित्व शेखावत। अमानत राठौर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है ये कल तुम्हें अच्छे से बताएंगे। पहले हम सो जाते हैं क्योंकि सबसे प्यारी नींद होती है, नींद के अलावा कोई भी अपना नहीं। कहते हुए अमानत बेड पर लेट गई। उसने अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाया और सुकून से सो गई। वही अस्तित्व जो कि मुस्कुराते हुए अमानत की बालकनी से नीचे आया था, नीचे आते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। उसने एक नज़र अमानत की बालकनी की तरफ देखा और अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद उसकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। उसकी कार को देखते ही मेंशन के गेट अपने आप खुल गए। अस्तित्व ने जैसे ही देखा मेंशन के सामने बड़ा सा नेम प्लेट लगा हुआ था, जोशी मेंशन। जोशी मेंशन को देखते ही अस्तित्व की आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा। वो कार का दरवाजा खोलकर तेज कदमों से चलता हुआ लिविंग रूम के अंदर आ गया। लिविंग रूम में इस वक्त कुछ ही सर्वेंट मौजूद थे। अस्तित्व ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, राघव जोशी कहाँ हो तुम? बाहर आओ वरना मुझे अंदर आने में देर नहीं लगेगी राघव जोशी। अस्तित्व की आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़े हो गए थे। अस्तित्व के चिल्लाने की आवाज सुनकर राघव जो कि इस वक्त अपने दोस्त वैभव के साथ अपने रूम में बैठा हुआ था, उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। वैभव ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बेटा आया है, लगता है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। जाओ उसके पास। राघव ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम से बाहर आ गया। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। उसने लिविंग रूम में मौजूद अस्तित्व की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था मेरे बेटे कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जरूर होगा और आज फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आखिर एक बाप अपने बेटे को माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? कहते हुए राघव जोशी नीचे आ चुका था। अस्तित्व अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर राघव को घूर कर देख रहा था। राघव ने नीचे आकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बताओ मेरे बच्चे क्या चाहिए तुम्हें? ये पूरी प्रॉपर्टी, ये सारी जायदाद तुम्हारी ही है, बस तुम्हें अपने बाप के साथ रहना होगा। अपने बाप के दुश्मनों से लड़ने में उसकी मदद करनी होगी, उसके दुश्मनों से बदला लेना होगा। उन्होंने तुम्हारे बाप के साथ जो कुछ भी गलत किया है, तुम्हें उन सब का हिसाब उनसे लेना होगा। राघव की बात सुनकर अस्तित्व चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। अस्तित्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर राघव ने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अस्तित्व जो कि अब तक चुपचाप खड़ा था, उसने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर फादर गले नहीं मिलेंगे मुझसे। अस्तित्व की बात सुनकर राघव के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर अस्तित्व को गले लगाते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगे। कहते हुए राघव ने अपने दोनों हाथों की पकड़ अस्तित्व पर मजबूत कर दी। अस्तित्व ने भी उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन में अग्रवाल परिवार के लोग इतनी रात होने के बाद भी अपने अपने रूम में सोने की जगह पर इस वक्त अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दिग्विजय अग्रवाल ने अपने सामने बैठे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम हमारा काम कर पाओगे?
उनके सामने बैठे हैंडसम लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है दादाजी कि मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर नंदिनी जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर अंकित तुम जानते हो ना ये कितना ज्यादा मुश्किल है। इस बीच अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा मकसद क्या है तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जान पर बनाए। नंदिनी जी की बात सुनकर अंकित ने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी आंटी जी, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कुछ गलत तो है नहीं। अगर गलत करना होता तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, पर अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अंकित की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने कहा, पर वो लड़की बहुत ज्यादा अकड़ू है, बहुत ज्यादा बदतमीज भी है, बिल्कुल अथर्व राठौर की तरह। उसने हमारे खानदान की बच्ची को अपनी तरह बना दिया है बदतमीज, वरना हमारा अग्रवाल परिवार इतना बदतमीज नहीं है कि हमारा खून इस तरह से बदतमीजी से बात करे। उसे अपने बड़ों के साथ बात करने की तमीज नहीं है, वो तमीज तुम्हें उसे सिखानी होगी। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर नंदिनी जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। वो बचपन से जिस माहौल में रही है, जिस माहौल में पली बढ़ी है, वो इस तरह से बर्ताव करेगी। और रही बात बदतमीजी की, तो अगर कोई भी किसी को किडनैप करेगा तो वो अपने किडनैपर के साथ बदतमीजी करेगा, ना कि उनकी पूजा। अमानत के बारे में दिग्विजय जी को इस तरह से बात करते हुए देखकर नंदिनी जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब भी वो अमानत को देखती थी उन्हें अपने आयुष की आंखें नजर आती थी, अपनी बहू साक्षी का चेहरा नजर आता था, जिसे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर बचपन में उन्होंने अमानत को मनहूस ना कहा होता तो शायद आज अमानत उनके पास होती। अब जब उनके पास उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था तो वो अमानत को अपनी जिंदगी में चाहती थी। दिग्विजय जी ने एक नज़र अंकित की तरफ देखते हुए कहा, अंकित हमने जो कहा है उन बातों को ध्यान में रखना। बहू तो पागल हो गई है अपनी पोती के प्यार में। माना कि वो इस परिवार का खून है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने दादाजी के साथ बदतमीजी करेगी। और हम उसके बड़े दादा हैं। हमारे साथ बदतमीजी की थी उस बदतमीज लड़की ने, और अथर्व राठौर, उसे तो हम अच्छे से सबक सिखाकर रहेंगे। खुद की औलाद होने के बावजूद भी हमारी बच्ची पर कब्जा जमा कर बैठा है। पता नहीं ये आखिर चाहता क्या है। वो घटिया इंसान कहीं उसके दिल में हमारे बच्चे के लिए कुछ बुरा तो नहीं है। दिग्विजय जी की बात सुनकर नंदिनी जी ने थोड़े गुस्से से कहा, पापा प्लीज बकवास मत कीजिए। आप खुद जानते हैं कि अथर्व राठौर और मन्नत दोनों ने हमारी अमानत को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया है, इसलिए आप उन दोनों के बारे में इस तरह की बातें ना करें तो ही बेहतर होगा। आप चाहे तो उन्हें बुरा भला कह सकते हैं, पर कैरेक्टर पर उंगली मत उठाइए। नंदिनी जी की बात सुनकर दिग्विजय जी कुछ कहते इससे पहले ही अंकित, जो कि उनके सामने खड़ा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को इस तरह से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको अमानत चाहिए और अमानत को आपके पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। मुझे यकीन है कि अमानत को मैं अपनी तरफ कर पाऊंगा। वैसे भी फ्यूचर में उसकी और मेरी तो शादी होने ही वाली है, तो अगर अभी से मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को इम्प्रेस करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। अंकित की बात सुनकर दिग्विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हमें तुम्हारे दादाजी ने पहले कह दिया था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। काश हमने पहले तुमसे बात कर ली होती। हमारा बचपन का सपना तुम ही पूरा करोगे, हमारे समधी बनने का। मैं अपने बचपन के दोस्त को समधी बनाकर ही रहूंगा। अपनी परपोती को तुमसे शादी करवा कर रहूंगा। तुम दोनों की शादी होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ, हमारी बच्ची भी हमारे पास वापस आ जाएगी और अग्रवाल परिवार को भी उसका वारिस वापस मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर नंदिनी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दिग्विजय जी को कैसे समझाएं कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी अथर्व उन्हें धमकी देकर गया था कि इस बार अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जानती थी कि अगर अथर्व चाहे तो पूरे अग्रवाल परिवार को चुटकी बजाते ही मिट्टी में मिला सकता है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। आयुष की मौत के बाद उनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई थी। अब बस उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो उनके परिवार का खून नहीं थी, इसलिए उन लोगों को अमानत अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से अपने परिवार के वारिस के तौर पर वापस चाहिए थी।
मरने से पहले वो अमानत को अपने परिवार की मुखिया बनाना चाहते थे। वो अग्रवाल परिवार का बिजनेस अमानत के हाथ में सौंपना चाहते थे, पर अथर्व ने तो साफ साफ कह दिया था कि अमानत का अग्रवाल परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिस वजह से अब उन्होंने ये रास्ता निकाला था। अंकित ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं अमानत की फोटोज देख सकता हूँ? भले ही वो कैसी भी क्यों ना दिखे, मैं उससे ही शादी करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि नंदिनी जी ने टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर को उठाकर उसके हाथ में दे दिया और अंकित ने जैसे ही तस्वीर को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कितनी क्यूट है, उसके गाल बिल्कुल लड्डू की तरह है, बिल्कुल भी जीरो फिगर नहीं है। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है जो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए घंटे जिम में बिताती है। वैसे बहुत क्यूट है ये, और नाम भी कितना प्यारा है, अमानत। कहते हुए अंकित मुस्कुराते हुए अमानत की तस्वीर को देखने लगा। नंदिनी जी ने हंसते हुए कहा, हमारी पोती को नजर लगाएंगे क्या अब आप? नंदिनी जी की बात सुनकर अंकित को अचानक से एहसास हुआ कि इस वक्त वो अमानत के परदादाजी और उसकी दादी के सामने ही उसकी तस्वीर को देख रहा है। उसने जल्दी से तस्वीर को टेबल पर रखकर अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, आंटी जी ऐसी बात नहीं है, मैं बस देख रहा था कि अमानत कितनी प्यारी है। सच में वो बहुत खूबसूरत है, पर आपसे ज्यादा नहीं। अगर आप जवान होती है या फिर आपके हस्बैंड मुझे आपको अपनी बनाने की इजाजत देते तो मैं आपसे ही शादी कर लेता। उसकी बात सुनकर नंदिनी जी ने हंसते हुए कहा, हमारी पोती से ही शादी कर लो, वही हमारे लिए काफी होगा। कहते हुए नंदिनी जी वहां से चली गई। अंकित ने दिग्विजय जी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपके परिवार की वारिस आपके परिवार में वापस लौटेगी, ये अंकित मल्होत्रा का आपसे प्रॉमिस है। कहते हुए अंकित वहां से चला गया। उसके जाते ही दिग्विजय ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी आवाज में कहा, अब कब तक हमारी अमानत को हमसे दूर रखोगे अथर्व राठौर? हमारा खून हमारे पास लौट कर आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हमसे दूर करने में कामयाब हो गए हो? पर यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। तुम चाहकर भी उसे हमसे दूर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। भले ही वो सालों से हमारे साथ नहीं रह रही है, पर उसकी रगों में आज भी हमारे परिवार का खून दौड़ता है, और हमारा खून इतना कमजोर नहीं कि वो हमसे दूर हो सके। खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, खून पानी से बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। जोशी मैंशन। राघव इस वक्त अस्तित्व के गले से लगा हुआ था। अस्तित्व ने भी उसे गले लगाया हुआ था। राघव ने अस्तित्व को खुद से दूर करके खुशी भरी आवाज में कहा, मुझे पता था कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बात जरूर समझेगा। आखिर तुम्हें भी समझ आ गया कि राठौर परिवार कितना घटिया परिवार है। तुम्हें अब मेरी मदद करनी है उस परिवार से बदला लेने में। तुम्हें पता है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ? राघव की बात सुनकर अस्तित्व बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। राघव ने गुस्से से कहा, उस अथर्व राठौर ने मुझसे मेरी मन्नत को छीना था और अब मैं उससे उसकी बेटी को छीन लूंगा। बहुत प्यार करता है ना वो अपनी बेटी से। उसका सगा खून नहीं है वो, पर फिर भी बहुत प्यार करता है उसकी बेटी को। अब मैं अपनी मिस्ट्रेस। राघव ने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अस्तित्व जो कि मुस्कुरा रहा था, राघव के मुंह से अमानत का नाम सुनते ही उसने जोरदार लात राघव के सीने पर दे मारी। उसने इतनी जोर से ये सब कुछ किया था कि राघव सीधा नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम? क्या किया तुमने? कहते हुए वो अपने सीने को मजबूती से पकड़कर चिल्ला रहा था। राघव की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से उसके पास बैठकर उसके बालों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी घटिया जुबान से तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिली गर्ल का नाम लेने की? क्या कहा तूने? तू उसके साथ क्या करना चाहता है? तू क्या बनाना चाहता है उससे? कहते हुए राघव के बालों पर अस्तित्व के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। अस्तित्व को इतने गुस्से में देखकर राघव ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं उसकी बेटी को मिस्ट्रेस बनाना चाहता हूं, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने एक जोरदार लात दोबारा उसके पेट पर मारते हुए कहा, मोहब्बत है मेरी वो मोहब्बत, जो कोई भी मेरी मोहब्बत पर गंदी नजर डालेगा उसकी आंखें निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राघव जोशी। कहते हुए अस्तित्व ने एक और जोरदार लात राघव के सीने पर दे मारी। वही अस्तित्व की बात सुनकर राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था, क्योंकि अस्तित्व ने काफी जोर से उसके सीने पर लात मारी थी।
पर सबसे ज्यादा वो हैरान इस बात से था कि अस्तित्व अमानत से प्यार करता है। उसके मुंह से हैरानी की वजह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरा बदला लेना है, तुम उस घटिया इंसान की बेटी से कैसे प्यार कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर खूबसूरत लड़कियां चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लाकर रख दूंगा, जिसके साथ प्यार करना है, जिसके साथ शादी करनी है, जो करना है करो, पर उस लड़की से नहीं, वो लड़की मेरा शिकार। राघव ने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके मुंह पर पंच मारते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अपनी घटिया जुबान से मेरी सिली गर्ल के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो तेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तुझे क्या लगा कि तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं हाथ मिला लूंगा? तेरे जैसे घटिया इंसान को मैं अपना बाप मानूंगा। मर जाऊंगा पर तुझे कभी अपना बाप नहीं मानूंगा। तूने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की थी और इस जबरदस्ती की निशानी मैं हूं, पर मुझे खुद पर प्राउड फील होता है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला पोसा है। मेरी माँ ने कभी मुझसे नफरत नहीं की क्योंकि मेरी रगों में उनका खून है। भले ही तूने उनके साथ जबरदस्ती की थी, पर उन्होंने कभी मुझे जबरदस्ती की निशानी नहीं माना, बल्कि उन्होंने मुझे अपने प्यार की निशानी मानकर बड़ा किया। पर तूने क्या किया? तूने एक बार भी मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा। मुझे नहीं पता था कि तूने मुझे पेट में मारने की कोशिश की थी। कहते हुए अस्तित्व ने एक जोरदार लात दोबारा राघव के सीने पर दे मारी। वही अस्तित्व की बात सुनकर राघव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये बात अस्तित्व को कैसे पता चली? ये सोच सोचकर वो हैरान था, पर वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि अस्तित्व ने काफी जोर से 2-3 बार उसके सीने पर लात मारी थी। अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर राघव को अजीब सा लग रहा था। राघव के मुंह से हल्का हल्का खून निकल रहा था। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव जोशी, यहाँ पर मैं तुझसे हाथ मिलाने के लिए या तुझे गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आखिरी वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर तूने मेरी अमानत पर दोबारा गंदी नजर डाली तो मेरे ससुर जी तो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं क्या करूंगा ये मुझे जरूर पता है। तुझे ऐसी कुत्ते की मौत दूंगा, ऐसी कुत्ते की मौत दूंगा कि तू दोबारा पैदा होने से भी डरेगा, और ये अस्तित्व शेखावत का तुझसे प्रॉमिस है। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने वहां पर मौजूद सभी सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, इसे डॉक्टर के पास दिखा देना, वरना पता चला कि कल तक मिस्टर राघव जोशी का काम तमाम हो गया। कहते हुए अस्तित्व सीटी बजाते हुए वहां से पलटकर जाने लगा। उसे वहां से जाते हुए देखकर राघव ने चिल्लाते हुए कहा, पछताओगे तुम। अस्तित्व ने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, पछताने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे माय डियर फादर। कहते हुए राघव अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से चलता हुआ वहां से बाहर जाने लगा। उसने दरवाजे के पास रुककर मुस्कुराते पर कहा, वैसे पिताश्री, ज्यादा दर्द हो रहा है तो मेरे पास आपके दर्द का निदान है। अगर आप चाहे तो मैं आपके दर्द का इलाज कर सकता हूं। कहते हुए अस्तित्व क्यूट सा फेस बनाकर राघव की तरफ देखने लगा। राघव जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आदमी उसे उठाने के लिए उसके पास आ गए थे। राघव ने गुस्से से कहा, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो अब तक तुम्हारी जान चली जा चुकी होती। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको। खैर, ये सब कुछ छोड़ो। मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें मौत कैसे चाहिए, कुत्ते की, गीदड़ की, सुअर की, गधे की? अब हर जानवर को कैसे मारा जाता है ये मुझे पता है, पर तुम्हें कौन सा जानवर पसंद है और तुम खुद को कौन सा जानवर समझते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। अस्तित्व की बातें सुनकर राघव को गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अस्तित्व, औकात में रहकर बात करो। बापू, तुम्हारा तमीज दिखाओ थोड़ी सी। पहले ही तुमने 2-3 बार मुझे लात मारी है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ किसी अजनबी इंसान के लिए इस तरह से बर्ताव करते हुए? वो सिर्फ एक लड़की है। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, मोहब्बत है मेरी मोहब्बत। इबादत करता हूँ उसकी इबादत, समझ आया तुम्हें? और तुम मेरे बाप नहीं हो। मेरा बाप आज से 15 साल पहले मेरी माँ के साथ आग में जलकर मर गया था। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को बाप बनाने का शौक नहीं है। जो मेरा बाप है भगवान के पास है, पर उसकी फोटो को देखकर मैं उसे अपने बाप मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए अस्तित्व राघव के मेंशन से बाहर चला गया। राघव के आदमी उसे लेकर अंदर चले गए क्योंकि राघव की हालत सच में काफी खराब हो गई थी।
अस्तित्व ने बाहर आकर जोशी मैंशन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म धीरे धीरे देखोगे माय डियर फादर। कहते हुए अस्तित्व दांत पीसते हुए वहां से चला गया। राठौर मैंशन में अमानत इस वक्त अथर्व की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। उसने अथर्व की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी हमें सच में घूमने के लिए जाना है, चलो ना हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर। कितने दिन हो गए हम साथ में कहीं घूमने के लिए नहीं गए। आप मॉम के साथ पूरा वर्ल्ड टूर करके आ गए पर हमारा क्या? हमें तो आप कहीं लेकर नहीं गए। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? बोलो ना डैडी। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा प्रिंसेस आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। अथर्व के सवाल को सुनकर अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी मनाली, शिमला, मेघालय, कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हमें हर जगह जाना है। अमानत की बात सुनकर मन्नत जो कि कपड़े सेट कर रही थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो उसके लिए पहले आपको अपना कॉलेज छोड़ना होगा, उसके बाद आपको इतनी छुट्टियां मिल जाएगी कि आप सुकून से कॉलेज के टाइम पर घूमने के लिए जा सकती हो। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, डैडी वैसे भी हमें कॉलेज में जाकर पढ़ाई तो करनी होती है, नहीं हम बस नाम के लिए पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती की वजह से पढ़ रहे हैं। डैडी आप हमें बचा लो ना, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच कह रहे हैं हम। अमानत की बात सुनकर अथर्व ने प्यार से कहा, प्रिंसेस आपको पता है ना कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है, तो आप ऐसी बात कैसे कह सकती है। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हम जानते हैं डैडी पर हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हमें पढ़ाई पसंद ही नहीं है, हमें तो घूमना फिरना, मस्ती करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये सब कुछ पसंद है, इसलिए तो कहते हैं कि हम कुछ और कर लेंगे, पर पढ़ाई वो हमसे नहीं होने वाली। पढ़ाई तो सिर्फ भाई के लिए बनी थी, बचपन से लेकर आज तक भाई ने हमें पढ़ाई की वजह से टॉर्चर किया है। आपको पता है कि वो हमें धमकी देते रहते हैं कि अगर 60% नहीं आए तो तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा। आप ही बताओ डैडी, क्या हम छोटे बच्चे हैं जो वो हमें हॉस्टल भेजने की धमकी देते हैं। हम 18 साल के हो चुके हैं और 18 साल के होने के बाद हम बड़े हो गए हैं, तो अब उनको ये धमकी नहीं देनी चाहिए ना डैडी। अमानत क्यूट सा मुंह बनाकर शिकायत कर रही थी। उसकी बात सुनकर मन्नत ने कहा, हाँ जब हम 18 साल के थे तो हमारी शादी हो गई थी, तो क्या हम आपकी भी शादी कर दे। मन्नत की बात सुनकर अमानत की आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा, पर तभी अचानक से उसे ये एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही है। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी देखो ना मम्मा क्या कह रही है, मम्मा तो अब बूढ़ी हो चुकी है पर हम तो बच्चे हैं ना। खुद के लिए बूढ़ी सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पलटकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? हम बूढ़े हो चुके हैं। कहते हुए मन्नत अमानत के पास आ गई। उसने अमानत के कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, अब बोलकर दिखाओ दोबारा कि हम बूढ़े हो चुके हैं। मन्नत को इस तरह से अपना कान मरोड़ते हुए देखकर अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, डैडी देखो ना आपकी वाइफ किस तरह से मुझे परेशान कर रही है, आप अपनी वाइफ को समझा दो कि वो हमें परेशान ना करे। अमानत की बात सुनकर अथर्व मुस्कुराने लगा। वही मन्नत उसके कान को मरोड़ने लगी। अथर्व ने अमानत को मन्नत से बचाते हुए कहा, आप क्यों परेशान कर रही है, अमानत बच्ची तो है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, बच्ची कह कहकर आपने उसे काफी बिगाड़ दिया है, इतनी बदमाश हो गई है। देखा आपने, उसने आपके सामने हमें बूढ़ी कहा, क्या हम सच में बूढ़े हो गए हैं डेविल। अथर्व ने मासूम सा चेहरा बनाकर मन्नत की तरफ देखा और मन्नत को अपने पास खींचकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप हमेशा की तरह ब्यूटीफुल, एलिगेंट और अमेजिंग हो, आप कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी गई तो मेरे दिल में तो आप हमेशा जवान ही रहोगी ना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अमानत की आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा। उसने कहा, बिल्कुल डैडी की तरह ही प्यार करता है हमारा लंगूर हमसे। कहते हुए उसके गाल गुलाबी हो गए। अथर्व और मन्नत दोनों ने अमानत की तरफ देखा, जिसका ध्यान उन पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में था। मन्नत ने उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप। मन्नत के सवाल पर अमानत ने जल्दबाजी में कहा, आपके होने वाले दामाद के बारे में सोच रहे हैं मम्मा, कितने रोमांटिक हैं ना वो, कितने प्यारे हैं ना, हम ही उन्हें परेशान करते रहते हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अमानत जो कि मुस्कुराते हुए अस्तित्व के बारे में बात कर रही थी,
अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसने ये बात अपने पेरेंट्स के सामने कह दी है। उसने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर दांत दिखाते हुए कहा, वो तो बस गलती से निकल गया। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, तो गलती से तारीफ निकलती है, हमने तो सुना था कि गलती से बुराई करी जाती है, पर आप तो गलती से तारीफ करती है, लगता है कि अस्तित्व को बताना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।